हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे फैसले बहुत तार्किक होते हैं, बहुत सोच समझ कर लिए गए होते हैं, चाहे करियर चुनना हो या कोई बड़ा निवेश करना हो। बिल्कुल, हमें लगता है कि पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथों में है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, और यही सबसे डरावनी बात है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ अदृश्य तार या मेंटल ट्रिपवायर्स बिछे हुए हैं, जो ठीक उसी वक्त हमें गिराने का काम करते हैं जब हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और यही अदृश्य तार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। मतलब किसी खराब रिश्ते में रुके रहना या अपनी जमा पूंजी गलत जगह निवेश करना। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन है रॉल्फ डोबेली की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली को डिकोड करना। आज हम उन मनोवैज्ञानिक गलतियों को गहराई से समझेंगे जो हमारी सोचने की क्षमता को पूरी तरह धुंधला कर देती हैं। आइए इसे अनपैक करते हैं। मैं यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि ये गलतियां कोई सामान्य भूल नहीं है, ये सिस्टमैटिक डेविएशंस हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग बार बार एक ही तरह के पैटर्न में फंसता है। एक ही जगह पर बार बार अटकना। एकदम सही। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, जब बात तुरंत फैसले लेने की आती है तो दिमाग उन्हीं पुराने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। और इस चर्चा के बाद श्रोताओं को अपने फैसलों में एक अद्भुत स्पष्टता महसूस होगी। तो चलिए इस पर्दाफाश की शुरुआत किताब के सबसे बड़े झटके से करते हैं, जिसे सर्वाइवरशिप बायस या सफलता का भ्रम कहा गया है। हम सभी के अंदर सफल लोगों को लेकर एक अजीब सा आकर्षण होता है। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स जैसे ड्रॉप आउट्स या बहुत बड़े रॉक स्टार्स। हर जगह उन्हीं की चर्चा होती है, इंटरनेट, मैगजीन, टीवी, सब जगह। और हम आसानी से मान लेते हैं कि बस उनके कदम फॉलो करने से सफलता मिल जाएगी। लेकिन हम उन हजारों गुमनाम लोगों के कब्रिस्तान को नहीं देखते, जिन्होंने बिल्कुल वही रणनीतियां अपनाई, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए। अरे वाह, ये कब्रिस्तान वाला उदाहरण बहुत सटीक है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी लॉटरी जीतने वाले को देखकर ये मान लेना कि लॉटरी का टिकट खरीदना एक बेहतरीन बिजनेस प्लान है। हाँ, क्योंकि हारने वालों के फटे हुए और बेकार हो चुके टिकट कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता। हमारा दिमाग केवल उसी चीज को नोटिस करने के लिए प्रोग्राम्ड है जो उसे साफ साफ दिखाई देती है। मतलब जो दिख रहा है उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। बिल्कुल। सफलता का प्रतिशत असल में शून्य के बहुत करीब होता है, और इसी से जुड़ा एक और भ्रम है जिसे स्विमर्स बॉडी इल्यूशन कहते हैं। मतलब तैराक के शरीर का भ्रम। तैराक के शरीर का भ्रम, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। इसका क्या मतलब है? लोग अक्सर जिम जाते हैं और सोचते हैं कि पेशेवर तैराकों जैसी कसरत करने से उनका शरीर भी वैसा ही चौड़ा और छरहरा हो जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि वो तैराक उस कसरत की वजह से ऐसे नहीं दिखते। अच्छा, तो फिर क्या वजह? वो जन्म से ही ऐसे शरीर के साथ पैदा हुए थे जो तैराकी के लिए एकदम अनुकूल था, इसीलिए उन्हें चुना गया। हम चयन के कारकों को नतीजों के साथ पूरी तरह मिला देते हैं। जैसे कॉस्मेटिक विज्ञापनों में होता है, टीवी पर वो मॉडल्स क्रीम लगाकर सुंदर नहीं बनी है, बल्कि वो जन्म से सुंदर हैं, इसीलिए उन्हें विज्ञापन के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उदाहरण भी ले सकते हैं। क्या हार्वर्ड लोगों को होशियार बनाता है या वो सिर्फ होशियार छात्रों को ही चुनता है? हम संस्थानों की सफलता का सारा श्रेय उनकी पढ़ाई को ले देते हैं, जबकि असली खेल तो उनके सख्त चयन का होता है। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी रोल मॉडल को फॉलो ही नहीं करना चाहिए? मतलब क्या मेहनत से कुछ नहीं होता? नहीं, मेहनत तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो खेल शुरू ही नहीं होता। लेकिन हमें सिर्फ परिणाम को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए ताकि हमारा समय और पैसा गलत जगह निवेश ना हो। समझ गया। यानी हमें सिर्फ चमकती हुई चीजों के पीछे आंख बंद करके नहीं भागना है। लेकिन जब इंसान को सही रास्ता नहीं दिखता तो वो अक्सर भीड़ के पीछे चलने लगता है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण कहते हैं। जैसे किसी अनजान शहर में 2 रेस्टोरेंट हो, एक खाली और एक के बाहर लंबी लाइन, तो कोई भी यही सोचेगा कि भीड़ वाले रेस्टोरेंट का खाना ही अच्छा होगा। एकदम सही। अगर हम विकासवाद या एवोल्यूशन को देखें तो 50,000 साल पहले जंगल में अगर हमारे साथी अचानक भागते थे तो हम भी बिना सोचे भागने लगते थे, है ना? बिल्कुल। अगर कोई रुककर लॉजिक लगाता कि सच में शेर आया है या नहीं, तो वो पक्का शेर का शिकार बन जाता। उस समय जिंदा बचने के लिए आंख मूंद कर भागना ही सबसे सही रणनीति थी। जो लोग भीड़ की नकल करते थे वो बच गए और हम उन्हीं के वंशज हैं।
हाँ, लेकिन आज के आधुनिक दौर में शेयर बाजार या रेस्टोरेंट चुनने में ये बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अगर 5 करोड़ लोग कोई बेवकूफ़ी भरी बात कहते हैं तो भी वो बात बेवकूफ़ी ही रहती है। ये लाइन तो एकदम दिमाग में छप गई। 5 करोड़ लोग भी बेवकूफ़ी को समझदारी नहीं बना सकते। इसी से मुझे एक और फंदे की याद आ रही है, संक कॉस्ट फैलेसी। डूबती लागत की गलती। ये बहुत ही आम लेकिन खतरनाक फंदा है। हाँ, जैसे किसी खराब फिल्म के लिए महंगा टिकट खरीद लिया, आधे घंटे में समझ आ गया कि फिल्म एकदम बकवास है, फिर भी लोग पूरे 3 घंटे बैठकर उसे झेलते हैं क्योंकि पैसे खर्च हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज में पैसा, समय या भावनाएं लगा देते हैं तो दिमाग को उस नुकसान का शारीरिक दर्द महसूस होता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। और उस दर्द से बचने के लिए इंसान उस खराब फिल्म को पूरा देखने का तर्क गढ़ लेता है। बड़ी कंपनियां भी तो यही करती हैं। कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का भी तो यही मामला था। कभी सफल नहीं होगा, लेकिन उसमें उनकी साख और करोड़ों रुपए लग चुके थे। उस दर्द को स्वीकार करने के बजाय वो सालों तक उसमें पैसा झोंकते रहे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हमें बीच में ही हार मान लेनी चाहिए? थोड़ा भी नुकसान दिखे तो पीछे हट जाएं? इसे हार मानना नहीं कहते। जो समय या पैसा जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। वर्तमान का फैसला भविष्य की उपयोगिता पर होना चाहिए, ना कि भूतकाल की लागत पर। मतलब जो डूब गया सो डूब गया, अब आगे का सोचो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अब किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे दिमाग के अंदरूनी धोखों के बारे में है। हाँ, दिमाग के अपने ही कुछ ट्रिक्स होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है कन्फर्मेशन बायस या पुष्टि का पूर्वाग्रह। मैंने पढ़ा है कि हमारा दिमाग एक वैज्ञानिक की तरह नहीं बल्कि एक वकील की तरह काम करता है। वो सच नहीं खोजता, बल्कि सिर्फ अपनी पुरानी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करता है। बिल्कुल, एक वकील पहले से ही निष्कर्ष तय कर लेता है, और जो सबूत हमारी मान्यताओं के खिलाफ होते हैं, हमारा दिमाग उन्हें तुरंत अनदेखा कर देता है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। डार्विन का वो 30 मिनट वाला रूल बहुत मशहूर है। हाँ, जब भी उन्हें अपनी थ्योरी के खिलाफ कोई सबूत मिलता था तो वो उसे 30 मिनट के अंदर लिख लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अपना ही दिमाग उस विरोधी सबूत को भुला देगा। इसे शायद मर्डर योर डार्लिंग्स भी कहते हैं। मतलब अपने सबसे प्यारे लेकिन गलत विचारों को बेदर्दी से खत्म करना। आज के सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के दौर में तो ये और भी भयंकर हो गया। एकदम। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और इसके बाद आता है स्टोरी बायस या कहानी का तिलिस्म। इंसानी दिमाग को सूखे फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे तो बस हर चीज में कहानी चाहिए। हाँ, जैसे अगर कोई कहे राजा मर गया और रानी मर गई, ये एक बोरिंग फैक्ट है जो हम भूल जाएंगे। लेकिन राजा मर गया और उसके दुख में रानी भी मर गई, ये हमेशा याद रहेगा। क्योंकि दूसरे वाक्य में एक भावना आ गई, और हमारा दिमाग हमेशा रैंडम घटनाओं के बीच कोई ना कोई अर्थ या कहानी ढूंढने लगता है। इसी वजह से विज्ञापन हम पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, लॉजिक से नहीं। वो हमें इंजन के आंकड़े नहीं दिखाते, बल्कि एक खुशहाल परिवार को लंबी ड्राइव पर जाते हुए दिखाते हैं। और इंसान उस कहानी में बहकर लाखों रुपए का फैसला ले लेता है। ये सच में डरावना है। चलिए अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे बहुत मजेदार लगा। चालक ज्ञान या शॉफर नॉलेज। मैक्स प्लैंक और उनके ड्राइवर की कहानी, ये सच में लाजवाब है। मैक्स प्लैंक ने नोबेल जीतने के बाद पूरे जर्मनी में क्वांटम मैकेनिक्स पर भाषण दिए। और उनका ड्राइवर हर जगह उनके साथ रहता था। वो पीछे बैठकर भाषण सुनता रहता था। हाँ, उसने वो जटिल भाषण इतनी बार सुना था कि उसे एक एक शब्द रट गया था। एक दिन उसने प्लैंक से कहा कि मैं आपका भाषण सुनकर बोर हो गया हूँ, अगली बार स्टेज पर आपकी जगह मैं जाता हूँ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्लैंक इस मजाक के लिए मान भी गए। ड्राइवर ने स्टेज पर जाकर एकदम सही भाषण दे दिया। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब भाषण के बाद सवाल जवाब शुरू हुए। एक असली प्रोफेसर ने खड़े होकर बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि असली ज्ञान और दिखावटी ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ तो ड्राइवर पक्का फंस गया होगा, क्योंकि रटे हुए शब्द एक सीमा तक ही काम आते हैं। यहीं पर उसने अपनी हाजिर जवाबी से सबको चौंका दिया। उसने शांत होकर कहा कि ये सवाल तो इतना आसान है कि मेरे पीछे बैठा मेरा ड्राइवर ही इसका जवाब दे देगा। और उसने असली मैक्स प्लैंक की तरफ इशारा कर दिया। अरे वाह, ये तो सच में हाजिर जवाबी का बेहतरीन नमूना है। लेकिन ये मजेदार कहानी हमें असल जिंदगी की एक गंभीर सच्चाई की तरफ ले जाती है। बिल्कुल,
टीवी एंकर, पॉडकास्टर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ज्ञान अक्सर सिर्फ दिखावटी होता है। उनके पास सिर्फ रटे हुए शब्द होते हैं, असली समझ नहीं। इसी से बचने के लिए वॉरेन बफे ने एक सिद्धांत दिया है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या योग्यता का दायरा वाला सिद्धांत ना? हाँ, अपनी योग्यता के दायरे को पहचानो। आपको पूरी ईमानदारी से पता होना चाहिए कि आपका ज्ञान किन चीजों तक सीमित है। और अगर आप उस दायरे के बाहर हैं तो ये कहने में गर्व महसूस करें कि मुझे नहीं पता। ये 3 शब्द मुझे नहीं पता बहुत ताकतवर हैं। असली बुद्धिमानी सब कुछ जानने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि हम क्या नहीं जानते। बिल्कुल। तो आज हमने इस गहन चर्चा में बहुत कुछ सीखा। चलिए मैं इसे 3 अहम टेकअवेज में समेटने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये श्रोताओं के लिए बहुत मददगार होगा। पहला ये कि सिर्फ सफल लोगों को मत देखिए, बल्कि उस कब्रिस्तान के दर्शन भी कीजिए जहां फेल हुए लोगों की रणनीतियां दफन हैं। दूसरा, अपने डूबे हुए निवेश या संक कॉस्ट को भविष्य के फैसलों पर हावी ना होने दें। जो बीत गया वो बीत गया। और तीसरा, दिखावटी ज्ञान से बचें और अपनी सीमाओं यानी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को अच्छी तरह जानें। बहुत खूब। और अंत में कोई ऐसा विचार जो हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। मैं वाया नेगेटिविटी या महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो का उदाहरण देना चाहूंगी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने डेविड की इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बनाई, तो उनका जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैंने बस पत्थर के उस विशाल टुकड़े में से वो सब कुछ काट कर हटा दिया जो डेविड नहीं था। जो डेविड नहीं था उसे हटा दिया। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि सफलता के लिए हमें क्या नया करना है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ अपनी सोचने की गलतियों या कॉग्निटिव पूर्वाग्रहों को हटा दें तो स्पष्ट सोच अपने आप सामने आ जाएगी। स्पष्टता कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि गलतियों को हटाने में है। क्या कमाल का विचार है। हमें बस अपने दिमाग के जालों को साफ करना है। इसी शक्तिशाली विचार के साथ अपनी सोच के उन जालों को साफ करते रहिए और अपने हर फैसले में स्पष्टता लाते रहिए। Subscribe to our channel to listen to the next part and explore more powerful, life-changing books on our channel.